आज की मंशा जिस तरह की सरकार होगी, जिस तरह के लीडर्स होंगे, उसी तरह की सरकार होगी। राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आदर्श समाज पार्टी सक्रिय भूमिका में जमीनी स्तर पे लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। इसी बीच में आज हम यह जानने के लिए आ पहुंचे हैं आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कि आखिरकार कैसे आदर्श समाज पार्टी लोगों के बीच में जा कर के अपनी पैठ जमा रही है और क्या आगामी उत्तर प्रदेश के, गुजरात के चुनावों को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। और वो डिपेंड करती है कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता अपराधीकरण को बैन करे अपने दिल के अनुसार तो शायद अपराधी नहीं आए, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है। और जानेंगे कि आदर्श समाज पार्टी कैसे समाज के बीच में पहुंच रही है और क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, हम सीधे बात करेंगे। ये क्योंकि धन मिलता है तो हर ये कोई इलेक्शन थोड़ी है, ये है कि धन बल, बाहुबल, जाति बल एंड बुद्धि बल से लोग इलेक्शन जीत लेते। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सचिव भारत सरकार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, MSc, PhD, DLED डॉक्टर चंद्रपाल साहब से। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रपाल, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट में आदर्श समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में आदर्श समाज पार्टी का गठन, जैसे हम सेक्रेटरी भारत सरकार रिटायर हुए थे, हर पार्टी वाले अपने साथ लेना चाहते थे, मगर हमने कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन से सीखा कि राजनीति में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और धर्मांधता, जातीयता का भरमार है, जिसके कारण जो है लगता है कि इस छोटी छोटी बातों पे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर झगड़े होते रहते हैं और उसे पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। तो हमने उसके आधार पर एक निश्चय किया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ नहीं लड़ रही है तो कम से कम हम आवाज़ तो उठा ही सकेंगे जी। तो इसलिए अपने अनुभव के आधार पर ये पार्टी का गठन किया, जो बाबा साहब के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और यही है कि जिस तरह से बाबा साहब का आदर्श था, हम चाहते हैं कि सारे देश में बाबा साहब का बनाया हुआ आदर्श और भगवान बुद्ध के जो रास्ता है, सत्य, अहिंसा, और उस पर जो उसके ऊपर चला जाए तो शायद राष्ट्र का कल्याण हो। इसलिए पार्टी आदर्श समाज पार्टी का गठन किया गया था। जैसा नाम सजेस्ट करता है, आदर्श मीन्स आदर्श मानव, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र तभी बन सकता है जब सब चीज़ आदर्श हों। उसी के आधार पे हमने ये पार्टी बनाई है। अब आप इमेजिन करो कि हम बहुत छोटे से, तभी से हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनकी बातें सुनते रहते थे, देखते थे, और 7-8 साल की उम्र में ही हमारे फादर की डेथ हो गई थी। और अपने स्वयं पैरों पर खड़े होकर भगवान बुद्ध के कहने के प्रकार दीप भाव वाले उस पर सिद्धांत पे हमने काम करना शुरू किया और कितनी जल्दी से उन्नति होती गई उसे हमें महसूस होता है कि क्या मुश्किल से 7 साल के थे तब तो हमने 5वां कर दिया। 8 साल 3 महीने के थे, छात्रवृत्ति, मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त की। हमारे गुरुजी लेके गए अपने तहसील के हेडक्वार्टर पर, वो जहाँ स्कूल था। उसके बाद आगे बढ़ते गए और 71 में 71 में हमने 1971 में जो है IPS लेक्चरर बने 69 से 72 तक, और फिर 72 में IS हो गए, 71 से IPS बने। तो 2 साल लेक्चरर, 3 साल IPS और 36 साल IS रहने के पश्चात भी हमको हमारे जो माननीय मनमोहन सिंह साहब से वो कह रहे थे हम आपको नहीं जाने देंगे, और कोई भी रिटायरमेंट के बाद 2008 में हम रिटायर हुए थे, कोई भी पद ले लो
तो हमने कहा मैंने साहब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। अब इनोसेंटली हमने जो अपने जीवन के आधार पर था वो बता दिया उनको। मैंने साहब अगर है पोस्ट तो आप रख लीजिए, पोस्ट नहीं है तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। मैंने फिर बाद में जो अपने आप ही अब हम अपनी स्वयं की पार्टी बनाएंगे और आधार वही होगा कि जो भ्रष्टाचार हटाओ, राजनीति में अपराधीकरण बंद हो और जितने भी बुराइयां हैं समाज में जो बैठ रही हैं कुंठा करने वाली, जातीयता, सांप्रदायिकता एंड राष्ट्रीय एकता, अखंडता को के खिलाफ जो बातें करते हैं लोग, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है और हम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमें हमारी मिसेज को तो टिकट दिया था पार्टी वालों ने, वो किसी तरह से सर्कमस्टेंसेस आके हार गई। हमें जो हुए थे पहले 2009 में इंडिपेंडेंट पार्टी के खिलाफ के माध्यम से हमने जो है पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ा, तो जाहिर है कि इंडिपेंडेंट पार्टी को लोग सपोर्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, मेरिट कोई देखने का मतलब नहीं है। उन्हें तो बस भीड़ चाहिए और उन्हें सिद्धांत की चिंता नहीं, इसलिए हमने फिर हारना था और हमें हारा दिया गया। और कहते हैं जब बताइए, जब 3 साल हम 2 साल लेक्चरर, 3 साल IPS, 36 साल IAS और दूसरा पढ़ाई में लिखाई में MSc, PhD, DLit ये रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा और क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है। तो कहते हैं क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फर्जी सर्टिफिकेट ले लेता है। अब जैसे हमारे खिलाफ जो लड़े थे मिस्टर बघेल, SP सिंह बघेल, वो अपने 2-3 इलेक्शन से अपनी जात से लड़े, फिर बाद में सुकास बन करके हमारे खिलाफ भी लड़े। तो आश्चर्य है, उन्होंने जो है हमें माननीय प्रधानमंत्री का भी शायद सपोर्ट मिल गया, क्योंकि वो आ जाते इलेक्शन के समय प्रचार करने, तो उस वजह से वो जनता जो है समझती थी कि प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट है और प्रधानमंत्री की इमेज अच्छी है जो जनता के नज़र में, इसलिए हमें इलेक्शन में हारना पड़ा। अभी हाल ही में आजम खान के ऊपर फर्जी पैन कार्ड बनाने को लेकर के, डबल पैन कार्ड रखने को लेकर के 7 साल की कोर्ट ने, MP MLA कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। इस मामले में, आजम खान के मामले में और SP बघेल के मामले में जो वर्तमान में भारत सरकार में भी वो हैं, तो कैसे देखते हैं जो एक विपक्ष में है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है और जो सरकार में बैठे हैं उस पर क्या कहना? सरकार की मंशा जिस तरह की सरकार होगी, जिस तरह के लीडर्स होंगे उसी तरह की सरकार होगी और वो डिपेंड करती है कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता अपराधीकरण को बैन करे अपने दिल के अनुसार तो शायद अपराधी नहीं आए। भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती है क्योंकि धन मिलता है, तो हर ये कोई इलेक्शन थोड़ी है, ये है कि धन बल, बाहुबल, जाति बल एंड बुद्धि बल से लोग इलेक्शन जीत लेते हैं और इलेक्शन जीत लेते हैं। तो हमारे जैसा आदमी जो जीवन भर ईमानदारी से काम किया उसे क्या लेना देना इससे कि जीते हो। हम तो एक एज स्वतंत्रता सेनानी के बेटे होने के नाते हमारे दिल में था कि हम पॉलिटिक्स में कुछ कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे, वो हम उसमें सफल रहे हैं। घर घर गांव-गांव में अपनी योजनाओं के माध्यम से हमने उनको लाभ पहुंचाया है। तो हम जाते हैं, इतने साल हो गए, मैं सीतापुर कलेक्टर था सन 80 में, अभी मैं गया हूँ 2 जगह, माय गॉड कितना ज़बरदस्त भव्य स्वागत होता है और वो याद रखते हैं लोग कि ये कहते हैं अच्छाई नहीं याद रखते लोग, अच्छाई का याद रखते हैं। क्योंकि सीतापुर में वो लोगों को ये याद था कि मैं जब कलेक्टर गया था तो लोग जो सुकास्ट के लोग थे बेचारे वो कुर्सियाँ होते हुए भी उन पर नहीं बैठ सकते थे, वो नीचे बैठते थे। तो हम कहते थे कि भाई ये तो गलत बात है, आप लोगों की कुर्सियाँ हैं, आप भी उठिए। और MLA वगैरह को बैठे हुए उनको मैं कम सुनता था, उनको ज़्यादा सुनता था, तो लोगों के दिमाग में वो भरा रहा। और लाइसेंस भी उन सुरक्षा के लिए लाइसेंस भी दिलवाए, ज़मीनें बंटवाई, तो लोग अच्छाई को नहीं भूल सकते। जहाँ मैं रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बहुत अच्छा भविष्य है और मैं उन सब जगहों पर ज़िलों में जाऊँगा जहाँ पर मैं रहा हूँ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ, कई विभागों के 8 विभागों का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ हैं। तो सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जहाँ काम किया है वो सब ये प्यार करते हैं, क्योंकि हमने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कभी भी दंडित नहीं किया और वो प्यार से मोहब्बत से ही आगे बढ़े। जैसे गाज़ियाबाद हम जब गए थे एज ए कलेक्टर 84 में, तो उस समय हमारा 84 में जब हम वहाँ पहुँचे तो स्थान था 25वां नंबर था पूरी यूपी में, 20 पॉइंट प्रोग्राम वगैरह वगैरह जो कार्यक्रम चलते थे। और मैं वहाँ रहा और पहले 3-4 महीने में ही टॉप पे नंबर 1 पे आ गया। यानी गाज़ियाबाद का ज़िले को फर्स्ट पे लाने का श्रेय चंदपाल को है।
सब अच्छे काम भी किए, गरीबों की सहायता की, अच्छी सड़कें वगैरह भी बनवाई, ब्रिजेज, रेलवे के ब्रिजेज भी बनवा दिए, और जितने भी अच्छे लोगों की भलाई हो सकती थी। और सफाई कर्मचारियों के लिए तो स्वर्ग बना दिया। वो जो सर पर मैला ढोते थे या वैसे ढोते थे, उसको ख़त्म करके हमने बड़े बड़े जो सामान ढोने वाले थे डोलर, वो उनको परचेज करके नगर पालिका का भी अध्यक्ष था, तो वो काम कराया। तो लोग याद रखते हैं, और उनके मोहल्लों में बैठ के उनकी बातें सुनना, ये उनके साथ आइडेंटिफाई करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसी से मालूम पड़ता है कि हमारा कलेक्टर हमारे साथ है। और माननीय हमारी जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, उनको मर्डर कर दिया था, उसमें हमने बहुत सख्ती से कार्य किया, किसी का कोई नुकसान नहीं होने दिया, किसी को मरने नहीं दिया, सरदारों को बहुत संरक्षण दिया। और इस तरह से आप समझिए कि वो इतना सम्मान करते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र ज़रूर करा दिया था एक मंत्री ने निहित स्वार्थ से, मगर वहीं का मंत्री था, MP और मंत्री में आपसे में झगड़ा, और जिलाधिकारी को ट्रांसफ़र करवा दिया, कह के नरेंद्र तिवारी जी से करा दिया। मगर ट्रांसफ़र के 12 दिन तक वो तूफ़ान मचाते रहे पूरे ज़िले में, और फाइनली जो है उनको नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर कहने, चंद्रपाल तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, चार्ज दे दो। और वो मैंने तो, मुझे कोई चार्ज की कोई चिंता नहीं है, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। जब ट्रांसफ़र हुआ तो आप, मुझे आज भी याद है और लोगों को भी याद है कि चंद्रपाल साहब को एक अकेले कलेक्टर थे जो बने, और उन्होंने कहा कि कलेक्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो, कलेक्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो। नाचते घूमते हाथी पे मुझे बिठा करके सेंड ऑफ दिया था। मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? जनता नहीं भूल सकती। कब हम 84 में बने थे, आज कितने साल हो गए। इतने सालों के बाद भी मैं जाता हूँ तो सरदार लोग भी सम्मान करते हैं, मुसलमान भाई भी बड़ा प्यार करते हैं, और वाल्मीकि समाज के लोग तो दीवाने हैं, क्योंकि उनके हमने सुविधाएं वो दी जो आज प्रदेश में लागू हो रही हैं। मशीनीकरण क्यों नहीं हो सकता? क्यों गंदा काम वो करें? ये बात है सामाजिक न्याय की और सामाजिक परिवर्तन की। जो हमने काम किए वो शायद ही बहुत कम लोग, कलेक्टर सब जानते हैं, हमारे साथी लोग जानते हैं, और हमारे सीनियर और जूनियर सभी जानते हैं कि हम किस तरह के प्रवृत्ति के आदमी हैं। और हम चाहते हैं कि लोग इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन दें जनता को, जिसमें राजनीतिक अपराधीकरण नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, सामाजिक एकता ही बने, परामर्श हो। जो राजनीतिक अपराधीकरण हो, वो उस सभी अपराधियों की जड़ है, उस पर नियंत्रण रखें। इलेक्शन में सुधार हो, जिससे कि जनता को यह कहने का मौका नहीं मिला कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वच्छ निर्भीकता से या अपना इंडिपेंडेंस रखते हुए कार्य करती है। ये बात आनी चाहिए, जो नहीं आई है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हम सुधारात्मक काम करते हैं। हमने कहा कि खर्चा बहुत होता है, तो खर्चे को कम करने के लिए यही कहा कि सब 5 और 6 मानो MLA खड़े हो रहे हैं, उन सबको खड़े होकर उनसे पूछिए, सवाल पूछेगी जनता, और जिसका जनता को पसंद आएगा सवाल तो उसको वोट देगी। रुपये धनबल से, रुपये से जनता अगर खरीदी जाती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। और मैं आदर्श समाज पार्टी मेरी जो है इसको पूर्ण रूप से कंडेम करती है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में भी जागृति, क्योंकि पहले सर्विस में मैं 3 बार गुजरात गया हूँ। एक तो और अच्छे भाषण दिए तो बहुत प्रभावित हैं लोग वहाँ के, और वो चाहते हैं कि गुजरात में भी आप अपना फैलाएं। हमने कहा गुजरात में तो प्राइम मिनिस्टर और वो सब लगे हुए हैं, आपको क्या पूछेगा, मेरे पास तो कोई धन नहीं है, और बिना धन के हम कैसे उनके सामना करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम सब आपके साथ होंगे, आप आइए तो। और इसलिए हम अब गुजरात की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए हैं, और मुझे विश्वास है वहाँ के आदमी, जैसे हम बडोदरा में गए थे तब बड़ा प्यार किया था उन्होंने, जब संकल्प भूमि में, और मैं अहमदाबाद में भी रहे। और वो दूसरा एक बहुत बड़ा सूरत है, वहाँ पर तो आप आश्चर्य होगा कि मैं 1 सितंबर 2007 में मैं उसके लिए गया था, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती में भाग लेने गया था। तो आप आश्चर्य करोगे कि इतने प्रभावित थे लोग, स्पेशली लेडीज़ वगैरह के साथ सारे के सारी भाग के उसके तरफ, स्टेज की तरफ दौड़े और पैर छूने के लिए। मैं महिलाओं से कभी पैर नहीं छुआता, मैं इसके कल्चर के विरुद्ध हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे सुना, मेरा बाबा साहब के ऊपर जो विचार थे उसको पसंद किया, और बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए और उसके समाज के लिए हुआ है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको वो अमर हो गए हैं, और उनके आधार पर ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयास किए हैं अच्छे करने के लिए।
इसमें भी उन्होंने एक गलती की है जो मैं समझता हूँ मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं छोटा हूँ, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भाई आप कहते हैं कि साहब क्रीमी लेयर जो है शुरुआत पर लगनी चाहिए। हम जानते हैं कि अधिकारी के होते हुए भी हमने झेला है कि तमाम नाते रिश्तेदार सब डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर, और कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो अगर वो क्रीमी लेयर की बात करेंगे तो कुछ नहीं, कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि पढ़ाई नीचे की जो है बहुत ही ख़राब है। कोई IAS के लिए कौन लड़का काम का उसका प्रयास कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए ये जो क्रीमी लेयर वाली कंसेप्ट छोड़ा गया है, क्रीमी लेयर तो तभी ठीक हो सकती है जब एजुकेशन सबके बराबर की है, वो समानता की, समान एजुकेशन मिले और समान अवसर मिले, तब तो आपको वो कुछ फ़ायदा है। तब तो आप क्रीमी लेयर कह सकते हो कि सब गरीब आदमी भी अब आ रहा है, गरीब आदमी भी क्रीमी लेयर से कंपटीशन करने में सक्षम है। इसलिए क्रीमी लेयर वहाँ नहीं लगना चाहिए और वहाँ और ऑफिसर्स के बीच में। और दूसरा यह समाज को यह भी सोचना चाहिए कि हज़ारों वर्षों के क्रीमी लेयर कैसे, इनके पास क्या क्रीम है, सब किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो क्रीम है कहाँ जब क्रीमी लेयर लगेगी। इसलिए शिवकाश के माने VP सिंह साहब ने एक बार कहा था, किसी ने कहा क्रीमी लेयर, तो उन्होंने जवाब दिया था कानपुर में वकीलों के सामने कि भाई क्रीम है कहाँ, क्रीम तो दूसरे खाते हैं, तो उनके पास कहाँ क्रीम है। तो पहले तो क्रीम पैदा करें, तब बराबर का हिस्सा हो सकता है। उसके लिए यही है कि सारी स्कूल की एजुकेशन समानता की एजुकेशन हो, एक ही तरह की एजुकेशन हो। फिर कुछ सालों के बीच एक कंपटीशन होने लगेगा कि सब बराबर की शिक्षा पाके अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो वो उनको ऑटोमेटिकली सर्विस में आएंगे। अन्यथा आज लागू कर दी जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उनको कोई मौका मिल सकेगा, और वो सीट जो अनरिजर्व रह जाएगी। ये इसलिए इसको विचार करने की ज़रूरत है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध है कि इस पर कृपया आपने पुनः विचार करें और गंभीरता से सोचें कि आपके पिताजी के साथ रहे हैं, हमने बातचीत की थी उनको एजुकेशन पे भी। उनको जब हम प्लानिंग कमीशन में थे तो एजुकेशन पे मीटिंग होने वाली थी, तो हमने उनको लिख के दिया था कि ये बात सर करिए, आप कहिए। तो वो आए थे 10-5 मिनट लेट आए थे, मगर उन्होंने बात को उठाया था कि एजुकेशन सबके समान होनी चाहिए। समान शिक्षा होगी तभी तो आप समानता का व्यवहार पा सकते हैं। अन्यथा तो वो जो एक ही घर में सवर्ण लोग हैं, एक ही घर में 4 डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उन पर कर लिए या तो आप कहिए कि एक घर से एक आदमी आ जाएगा अगर, तो उसके बाद किसी तरह से दूसरा उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो वो वहाँ पर भी क्रीमी लेयर दाखिल करिए, क्योंकि अपर कास्ट में भी तो बहुत ऊंच नीच है। मतलब कुछ लोग बहुत मालदार हैं, लंदन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया जाने कहाँ अपने अमेरिका शिक्षाओं के लिए भेजते रहते हैं, और कुछ लोग गरीब हैं। तो कैसे उन लोगों में भी क्रीमी लेयर है। तो जो क्रीम है वहाँ पर सवर्णों की, उनके लड़कों को जो प्राइवेट बाहर जाते हैं खर्च करते हैं, उनको नौकरियों में क्यों मौका मिलना चाहिए। वो एक घर में 4-4, 5-5 सब ऑफिसर्स हैं, तो ये ठीक नहीं लगता। और हमें कोई, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, अपनी प्रतिभा का सब प्रयोग करें। हम तो सारे जीवन में, अपने जीवन में टॉप रहे, हर सर्विस में भी अच्छा किया, चाहे कितना हुआ, ईमानदारी से हटे नहीं। चाहे कितना भी दंडित किया गया, सब हमारे साथी लोग जानते हैं किस तरह से परेशान किया गया, मगर हम झुके नहीं, हटे नहीं और डटे रहे, ईमानदारी के पक्ष में हैं, क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। इसलिए हमारी पार्टी भले ही जो अभी आगरा में हमें 2 बार हरा दिया, क्योंकि एक आदमी बेईमानी से अपनी जात बदल करके रह रहा है। और मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को शिकायत की, वाइस प्रेसिडेंट से शिकायत की कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लिस्ट में शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं बनाया गया है उसको हटा दिया जाए। नहीं हटेगा अगर कोई बात, तो वो ठीक नहीं है, इसलिए वो हटना चाहिए। और SP सिंह बघेल जैसे आदमी जब अपनी जात बदल करके इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं, और हम बैठे हैं देख रहे हैं 2 बार ऐसा हो चुका है, जबकि संभव नहीं है, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कोई जात मालूम है, वो अभी भी लिख के चलते हैं SP सिंह बघेल अभी भी लिखते हैं, पहले भी लिखा था उन्होंने, 2-3 बार नॉन शेड्यूल कास्ट के पद से पास हुए, और यह बाद में अभी भी बने हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये अपराधीकरण है, भ्रष्टाचार है, जिस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आदर्श समाज पार्टी जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती, तब तक ये संघर्ष करती रहेगी। जय भीम। आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या हैं प्रतिक्रियाएं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।